हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनके द्वारा उनकी कृतियां को डिस्कस कर रहे हैं, उनकी रचनाओं को डिस्कस कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2। इसके पहले मैंने एक लेक्चर मध्य प्रदेश के साहित्यकार का डाल चुका हूं, जिसमें हमने प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार पूरा डिटेल में कवर किए हैं दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस किया जा रहा है। मध्यकालीन साहित्यकार भी पूरे हो गए, आधुनिक साहित्यकार भी पूरे हो गए दोस्तों। वीडियो लंबा होने के कारण मैं पार्ट 2 बना रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो आप लोग देखते नहीं, है कि नहीं। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम क्या है, विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे हम। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत से लेक्चर डाल चुका हूं चैनल में, जाके आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आइए शुरू करें, क्या करते हैं, चलो शुरू। तो शुरू करते हैं। आज हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार डिस्कस करेंगे, है ना। लोक साहित्यकारों को डिस्कस करेंगे, जो अन्य साहित्यकार छूट गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जगनिक की। जगनिक नाम के जगनिक। तो जगनिक कौन थे दोस्तों, तो महोबा के थे ये। महोबा के चंदेल राजा परमार्दी देव, जो परमार्दी देव परिमल, नाम क्या था उनका, परमार्दी देव परिमल के समकालीन थे दोस्तों। उनके दरबार में थे। इनका पूरा नाम जगनिक नायक था। इनका पूरा नाम क्या था, जगनिक नायक था। और ये परिमल परमार्दी देव परिमल के सामंत थे, उनके दरबार में थे। और महोबा के आला उदल के जो दो नायक थे, वहां पे दो योद्धा थे, वीर योद्धा थे। महोबा के आला और उदल दो योद्धा थे, नायक थे दोस्तों। उन्हीं के नाम पर इन्होंने आला खंड नामक ग्रंथ की रचना की है। आला खंड नामक ग्रंथ की रचना की है दोस्तों, है ना। ये लोक भाषा में उसे आला कहते हैं, लोक भाषा में उसे आला कहते हैं, आला कहते हैं दोस्तों, है ना। और आला से ही इनको प्रसिद्धि मिली, किनको, ये जगनिक को आला से ही इनको प्रसिद्धि मिली। और यहां पढ़ते हैं अब, इनका संबंध बुंदेलखंड से है। क्वेश्चन आ सकता है, जगनिक का संबंध कहां से, बुंदेलखंड से है। इनकी प्रमुख रचना आला खंड है दोस्तों, जिसे आला गायन भी कहते हैं। इसमें 52 खंड है, क्वेश्चन आ सकता है, आला खंड में कितने खंड है, आला खंड में कितने खंड है, 52 खंड है। विश्व सबसे लंबी कविता आला खंड मानी जाती है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी कविता आला खंड ही मानी जाती है। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आला खंड की रचना किसने की, तो जगनिक ने की है, याद रखना है। जगनिक किसके, चंदेल राजा परमार्दी देव परिमल के समकालीन थे, उनके दरबार में राजकवि थे। और परमार्दी देव परिमल के ही यहां दो वीर योद्धा थे, आला और उदल। तो आला और उदल के लिए ही इन्होंने आला खंड की रचना की थी, इतना याद रखना, खत्म खेल। आगे बात करेंगे सिंगा जी की। संत सिंगा जी दोस्तों, तो संत सिंगा जी महाराज बोलते थे इनको। इनका जन्म वैसाखी सुनी नवीन दिन बुधवार को खुजरी ग्राम में बाबा भीमा जी के यहां हुआ था। खुजरी ग्राम दोस्तों, खुजरी निमाड़ क्षेत्र में खुजरी ग्राम, है ना, निमाड़ क्षेत्र में खुजरी ग्राम। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ के एक मशहूर संत थे दोस्तों। निमाड़ क्षेत्र के एक मशहूर संत थे, और इन्हें पशु रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता था। इन्हें पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता था, देवता के रूप में भी पूजा जाता था। इन्हें पशु रक्षक देव के रूप में भी पूजा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंगाजी संत किस क्षेत्र के निवासी थे, निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे। इन्हें निमाड़ का कबीर भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निमाड़ का कबीर किसे कहा जाता है, संत सिंगाजी को। इनका जन्म बड़वानी में हुआ था, तत्कालीन बड़वानी दोस्तों, है ना। वर्तमान में वो जिला बड़वानी है, लेकिन इनका जन्म हुआ था खजूरी में, खजूरी ग्राम खजूरी। वो ग्राम खजूरी वर्तमान में बड़वानी में आता है ना, समझ में आ गया। हाँ, निमाड़ क्षेत्र में इन्हें पशु रक्षक देव के रूप में पूजा जाता है। इनकी रचना है 12 मासी व 15 तिथि। इनकी दो रचना इंपॉर्टेंट है संत सिंगा जी की। संत सिंगा जी की दो रचना इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है 12 मासी और दूसरा है 15 तिथि, 15वीं तिथि, है ना, 15वीं तिथि। ये दोनों याद रखना, 12 मासी और 15वीं तिथि किसने लिखी है, संत सिंगा जी ने रखे। मशहूर संत हुए, है ना, इन्हीं के नाम पे वहां पे मंदिर भी है और मेला भी लगता है। संत सिंगा जी का मेला खरगोन में लगता है। बात करेंगे घग की दोस्तों। घग कौन थे, तो घग कृषि पंडित एवं व्यवहारिक पुरुष थे दोस्तों। एक कृषि पंडित एवं व्यवहारिक पुरुष थे। इन्हें भारतवर्ष में, उत्तर भारत में कृषि के जिहाग पर रहता है, यानी रहा करते थे। घग बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका जन्म विवाद पे है। घग जी के जन्म को लेकर विवाद है दोस्तों। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है और ये अकबर के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। यानी 15वीं शताब्दी के थे, अकबर के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचना है घग भदारी की रचना। घग भदारी की रचना है। इनकी रचना एक ही है जिसका नाम है भदारी की रचना, याद रखना है।
बधारी की रचना किसकी है? घग की है। तो कृषि वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं इनको, या कृषि पंडित एवं व्यवहारिक पुरुष थे ये। बात करेंगे अगला ईसुरी। ईसुरी को तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। ईसुरी का जन्म कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। देखो यहां लिखा हुआ है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मौडंकी गांव में हुआ था। मैंडकी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम हरताल ईसुरी था। इनका पूरा नाम क्या था? हरताल ईसुरी था दोस्तों, हरताल ईसुरी था, है ना। इतना याद रखना है ना। बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे ये। बुंदेलखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। भरत तेंदु युग के लोक कवि ईसुरी पंडित गंगाधर व्यास के समकालीन थे। पंडित गंगाधर व्यास के समकालीन थे दोस्तों। अब क्या है इनसे रिलेटेड? इनकी रचनाएं ईसुरी की फागे आज भी बुंदेलखंड क्षेत्र में गाई जाती है, और ईसुरी प्रकाश इनकी रचना है, और ईसुरी सतसई, ये इंपॉर्टेंट है। ईसुरी सतसई, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी की फागे। ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सतसई। सतसई पूछा जा सकता है, ईसुरी की सतसई, इतना याद रखो। समझ में आ गया? ये थे अन्य लोक साहित्यकार दोस्तों। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में समारोह की। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में समारोह, क्योंकि समारोह का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, है ना। तो समारोह की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कालिदास समारोह। मैंने बता दिया था कालिदास का जन्म हुआ था कहां पे? उज्जैन में। कालिदास समारोह का आयोजन भी उज्जैन में होता है, और कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है, और कालिदास समारोह यानी कालिदास की समाधि भी उज्जैन में है दोस्तों। कालिदास समारोह एक सांस्कृतिक साहित्य सम्मेलन है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी में होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को आयोजित किया जाता है दोस्तों, है ना, आयोजित किया जाता है। कालिदास समारोह पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उज्जैन में। कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ऐसा नहीं पूछता, सिर्फ इतना ही पूछता है कालिदास समारोह का आयोजन कहां होता है? उज्जैन में। अगला है पद्माकर समारोह दोस्तों। तो पद्माकर भट्ट का नाम तो आपने सुना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पद्माकर स्मृति समारोह का आयोजन उनकी याद में, उनकी स्मृति में, सागर जिले में, सागर में ही जन्म हुआ था उनका, और सागर ही के ही थे, इसलिए उनकी याद में और उनकी स्मृति में पद्माकर भट्ट या पद्माकर समारोह का आयोजन, पद्माकर स्मृति समारोह का आयोजन कहां होता है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। याद रखना है अपने को, पटाख से सागर टिक करना है, काम खत्म। आगे बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहां होता है? तो यह समारोह मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक से होते आ रहा है, यानी 2 सदी से होते आ रहा है दोस्तों। ये है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन जबलपुर में किया जाता है। इसमें देश के प्रख्याति साहित्यकार एवं कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं, है ना। इसमें पूरे देश के प्रख्याति साहित्यकार एवं कला विशेषज्ञ भाग लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियात्री और लेखिका थी। इनके बारे में मैंने पढ़ा दिया उधर साइड पूरी रचना वचना। इसके प्रीवियस वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूले। समझ आएगा कुछ क्या क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। कहां होता है? जबलपुर में होता है। कर्मस्थली कौन सी थी उनकी? जबलपुर थी। बात करेंगे अपन बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म शाजापुर में हुआ था दोस्तों, है ना। और ये कवि, गद्यकार और देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, है ना। राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन। नाम इनका क्या था पूरा? बालकृष्ण शर्मा नवीन के सम्मान में आज भी वहां पे इनके सम्मान में इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनकी स्मृति में समारोह का आयोजन किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा, है ना। रंगमंचों में सब प्रस्तुत किया जाता है। नवीन के नाम से आज भी उजाला होए और आने वाली जनरेशन को इनके बारे में पता चले, और है ना, बस इतना ही याद रखना है। इनकी स्मृति में बिल्कुल समारोह का आयोजन किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहां होता है? अपने को शाजापुर टिक करना है और काम खत्म, ज्यादा सोचने का ही नहीं है। अपन बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद के बबई में हुआ था। उनकी कर्मस्थली खंडवा थी, और खंडवा में ही उनकी याद में स्मृति समारोह का आयोजन होता है ना। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के थे, और ये महान कवि थे, और ये पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है पंडित जी किसको बोलते थे? पंडित जी कहा जाता था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के जबलपुर में नहीं होता, खंडवा में होता है। याद रखना है, कहां होता है? खंडवा में होता है। खंडवा में एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी के नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है ना। और वहां पे कई सारे लोग आते हैं और कला का प्रदर्शन करते हैं, और पत्र पत्रिकाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को बताने, आने वाली जनरेशन के बारे में इनको बताने के लिए
खंडवा में आयोजित किया जाता है। राज्यशेखर समारोह, राज्यशेखर समारोह तो कवि राज्यशेखर ने जबलपुर की त्रिपुरी भूमि को अपना कर्मभूमि बनाया था और वहीं पे इनकी याद में राज्यशेखर समारोह, ये त्रिपुरी वंश के कलचुरी राजा के यहाँ दरबार में थे कि नहीं, तो राज्यशेखर समारोह का आयोजन जबलपुर में होता है, इतना याद रखना, खत्म खेल। भवभूति समारोह, भवभूति तो आज भी ग्वालियर में भवभूति समारोह सम्मान का आयोजन, ग्वालियर के क्षेत्र में भवभूति कर्मभूमि रही है उसकी, है ना, कर्मभूमि रही है भवभूति की। तो ख्याल से नाटक वाटक किए जाते हैं और बहुत सारी चीजें वहां पे लिखित नाटक युवाओं को प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए, युवाओं को प्रेरणा स्रोत थे ये एक प्रकार के भवभूति समारोह, युवाओं को बताने के लिए आज भी मध्य प्रदेश सरकार जो है भवभूति समारोह का आयोजन ग्वालियर में करते आ रही है और भविष्य में भी करते आएगी। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं, आ रहा है कुछ समझ में? आगे बात करेंगे केशव दास समारोह या केशव समारोह। तो केशव दास को तो जानते होंगे आप, नहीं जानते क्या, है ना? तो महाकवि केशव दास स्मृति समारोह और ओरछा महाउत्सव का आयोजन आज भी ओरछा में होता है, क्योंकि केशव दास ओरछा तरफ के थे ही, ओरछा तरफ के थे। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? तो ये याद रखना है, केशव समारोह का आयोजन ओरछा में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? ओरछा में होता है। और राम राजा मंदिर जो है उसके परिसर में होता है। राम राजा मंदिर ओरछा में है ना, उसके परिसर में इसका आयोजन किया जाता है। बस इतना याद रखने की बनती है। यहाँ पे साहित्यकार लोग आते हैं, महाकवि केशव दास द्वारा रचित ग्रंथ जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं और सब लोगों को इनके बारे में बताया जाता है। और आगे बताता हूँ 2 मिनट में। तो डायरेक्ट पूछेगा केशव समारोह का आयोजन कहाँ होता है, अपने को ओरछा लगा देना, काम खत्म, इतना सोचने का ही नहीं है। ये पूरे को याद रखो एक बार तड़ातड़, है कि नहीं? पूरे को याद रखने की बनती है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सब बॉक्स छूट गए थे दोस्तों, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बॉक्स छूट गए थे, मैंने इधर का तो पूरा पढ़ा दिया था अच्छा डिटेल में, इसलिए वीडियो लंबा हो गया था। अब ये बॉक्स को भी अपन फटाफट देखते हैं। साहित्यकार एवं उनकी परीक्षा उपयोगी रचनाएं, इधर तो अपन ने पूरी रचना पढ़े थे जितनी भी उनने लिखी है, इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, तो इसको तड़ातड़ में बता देता हूँ बिल्कुल काम की चीजें बोल के, है कि नहीं? तो बने रहे वीडियो में। देखो दोस्तों, हम साहित्यकार एवं उनकी परीक्षा उपयोगी रचनाएं डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार आते रहती है। इधर साइड हमने पढ़े थे और डिटेल में जितनी भी रचना परीक्षा में पूछी गई है और एक्स्ट्रा सब बताया था, लेकिन यहाँ जो बॉक्स में लिखी है उसी को बताऊंगा मैं बस। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी की। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। भारत के व्याख्या प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे। इनकी रचना अत्यंत लोकप्रिय हुई है। सरल भाषा में लिखते थे और हिंदी रचनाकार भी थे दोस्तों। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया था इन्होंने, है ना, और इन्हें जेल भी भेज दिया गया था। और जेल में जब ये बिलासपुर जेल में थे तो वहां पर इन्होंने पुष्प की अभिलाषा नामक रचना भी लिखी थी। तो समझ में आ गया माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। इनकी 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, एक तो है हिम तरंगिनी और दीप से दीप जले। ये 2 परीक्षा में पूछी जा चुकी है। एक तो है हिम तरंगिनी और दीप से दीप जले, है ना, हिम तरंगिनी और दीप से दीप जले। हिम तरंगिनी के लिए दोस्तों इन्हें 1955 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। तो 2 परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हिम तरंगिणी और दीप से दीप जले। बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि थे, है ना, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार और उपन्यासकार थे। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक नया सेतु भी माना जाता है। इन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है दोस्तों। इनकी प्रसिद्ध रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है और ब्रह्म राक्षस। इंपॉर्टेंट है, किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध की 2 इंपॉर्टेंट है, चांद का मुंह टेढ़ा है और ब्रह्म राक्षस, याद रखना है। बात करेंगे अगला सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवियात्री, काव्यात्री और लेखिका थी। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है दोस्तों। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्र के चेतना की एक सजग कवियात्री रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल गई हैं। और तो सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा इंपॉर्टेंट है। त्रिधारा और बिखरे मोती इंपॉर्टेंट है और मुकुल इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो त्रिधारा, बिखरे मोती और मुकुल। त्रिधारा, बिखरे मोती और मुकुल इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हरिशंकर परसाई जी की। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था दोस्तों, होशंगाबाद में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्हें व्यंग्य को विद्या का दर्जा दिलाया। व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाने वाले पहले रचनाकार थे। इन्हें हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत
परिधि से उभारकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा गया था। हरिशंकर परसाई जी की प्रसिद्ध रचना है भूत के पांव पीछे हंसते हैं रोते हैं। भूत के पांव पीछे इंपॉर्टेंट है, हंसते हैं रोते हैं। बात करते हैं अपन शरद जोशी जी की। शरद जोशी हिंदी जगत के प्रमुख व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था, उज्जैन शहर में हुआ था दोस्तों, है ना। जीवन परिचय की बात करें तो कुछ समय तक यहाँ सरकारी नौकरी में थे, फिर इन्होंने लेखक को अपना आजीविका के रूप में अपना लिया। लेखक परिचय आरंभ में कुछ कहानियां लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे थे। क्वेश्चन आता है शरद जोशी कौन से थे? व्यंग लेखक, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्यंग, हिंदी व्यंग लेखक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है किससे संबंधित है? अंधों का हाथी और तिलिस्म, दो इंपॉर्टेंट है इनकी, अंधों का हाथी और तिलिस्म। दोस्तों शरद जोशी जी के बाद हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की बात करेंगे। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी के कवि थे दोस्तों। बालकृष्ण शर्मा को नवीन कहते थे, है ना, और ये हिंदी के कवि थे। वे परंपरा और समकालीनता के कवि थे। इनकी कविता में स्वच्छंदवादी धारा के प्रतिनिधि स्वर और साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन, संवेदनाओं की झांकियां समान ऊर्जा और उठने के साथ सुनी जा सकती है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में इनका काफी योगदान रहा है दोस्तों, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुमकुम इंपॉर्टेंट रचना है, रश्मि रेखा एक पुस्तक का नाम है उनकी, और उर्मिला, ये तीनों याद रखना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुमकुम, रश्मि रेखा और उर्मिला। बात करेंगे अपन भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। दूसरा साप्ताहिक के प्रथम कवि माने जाते हैं। दूसरा साप्ताहिक के प्रथम कवि माने जाते हैं। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उनकी झलक उनकी कविताओं में स्पष्ट देखी जा सकती है। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली थी, है ना। गीत फरोश उनकी नई शैली थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और उद्घाटन और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए थे ये। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी की गीत फरोश इंपॉर्टेंट है, और चकित है दुख, ये दो इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी डायरेक्ट पूछी जाती। गीत फरोश किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। बात करेंगे अगला मुल्ला रामू जी। मुल्ला रामू जी दोस्तों, मुल्ला रामू जी इनका जन्म हुआ था भोपाल में, मुल्ला रामू जी का, और लाठी और भैंस इनकी रचना है, और अनूरा इनकी रचना है दोस्तों। लाठी और भैंस और अनूरा इनकी रचना है। दो इंपॉर्टेंट रचनाएं याद है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। मुल्ला रामू जी इंपॉर्टेंट है, ये मुल्ला रामू जी कवि थे, इनकी रचना लाठी और भैंस और अनूरा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे पद्माकर जी की दोस्तों। पद्माकर रीतिकाल के ब्रज भाषा के कवि थे पद्माकर दोस्तों, है ना। 1753 से लेकर 1833 तक के महत्वपूर्ण स्थान रहा है इनका। हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि में अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध और विशेष सम्मिलित कवि थे ये। हिंदी भाषी न होते हुए भी पद्माकर ने तैलंग ब्राह्मणों के हिंदी और संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि में जितना योगदान दिया है वैसा उदाहरण किसी ने नहीं दिया है। तो पद्माकर जी की गंगा लहरी और राम रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछी जाती है। एक तो रचना का नाम है गंगा लहरी और दूसरा राम रसायन। पद्माकर जी जन्म हुआ था सागर में। बात करेंगे केशव दास दोस्तों। केशव जी को केशव दास भी कहते थे। केशव या केशव दास हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि यात्री में के एक प्रमुख स्तंभ है ये संस्कृत व्याख्या शास्त्र और सम्यक परिचय करने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि थे। इनका जन्म हुआ था कहाँ? ब्राह्मण कुल में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम काशीराम था, जो ओरछा नरेश मधुकर शाह के विशेष स्नेह भजन थे। मधुकर शाह के स्नेह भजन थे, उनके भजन गाते थे इनके पिताजी, है ना। इनके पिताजी केशवदास के काशीराम, है ना। तो केशवदास जी की रसिका प्रिय विज्ञान गीता इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। रामचंद्रिका एक तो नाम क्या है? रसिका प्रिया। किसकी रचना है पूछी जाती? केशवदास की। विज्ञान गीता तो आती जाती किसकी है? केशवदास की। और चंद्रिका रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास जी की है। याद रखना है, तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके बारे में मैंने बता चुका हूं इसके प्रीवियस लेक्चर में। बात करेंगे दोस्तों भावभूति की। भावभूति संस्कृत के महान कवि और सर्वश्रेष्ठ नाट्यकार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं दोस्तों।
भवभूति ने अपने संबंध में महावीर चरित्र की प्रस्तावना में लिखा है। महावीर चरित्र किसकी रचना है, क्वेश्चन आता है। महावीर, भगवान महावीर के चरित्र लिखे हैं इन्होंने। तो दोस्तों समझ में आ गया क्या आपको, क्या बताया मैंने? हाँ, तो इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुर्कर्णी था। तो इनके विदर्भ देश में पदमपुर नाम स्थान श्रीनिवासी थे, यानी इतना याद रखना है क्या, भवभूति से भवभूति ने महावीर चरित्र लिखे, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र, ये दो इंपॉर्टेंट रचनाएं दोस्तों इनकी भवभूति की है। एक मालती माधव परीक्षा में आती है, और उत्तर रामचरित्र और महावीर चरित्र भी लिखे हैं इन्होंने। बात करेंगे बाण भट्ट की दोस्तों। बाण भट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार एवं कवि थे। संस्कृत गद्यकार एवं कवि थे। यह राजा हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे दोस्तों। इनकी दो प्रमुख ग्रंथ है, एक तो है हर्ष चरित्र जिसमें इन्होंने हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है, और दूसरा है कादंबरी दोस्तों। दूसरा कादंबरी परीक्षा में पूछी जाती है, कादंबरी है ना। दूसरी है कादंबरी, कादंबरी के अंदर कथा के अंदर कथा है दोस्तों, कादंबरी के अंदर कथा के अंदर कथा है। और ये बाण भट्ट की दो रचना इंपॉर्टेंट है, हर्ष चरित्र और कादंबरी, इतना याद रखना है दोस्तों, है ना। हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन का जीवन चित्रित है उसमें, और कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास है, कादंबरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादंबरी पूर्ण होने से पहले ही बाण भट्ट का देहांत हो गया था, और उनके पुत्र पुलीन भट्ट ने इसे पूरा किया था। पुलीन भट्ट ने इसे पूरा किया था। बात करेंगे अब भर्तृहरि की दोस्तों। भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों, नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्हें शतक त्रय कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन्हें शतक त्रय कहा जाता था, और शतकाय इनकी एक रचना भी है दोस्तों। इन्होंने इनकी 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो है क्या, श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, और वैराग्य शतक इंपॉर्टेंट है। ये 3 रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहानियां हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, ये समझ लो। 3 इन्होंने कई सारे श्लोक लिखे हैं, जिसमें से एक ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे दोस्तों। ये भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर अपना इन्होंने वो किया, है ना। बस इतना याद रखना है भर्तृहरि से। श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक ये इनकी है, और सत्रय इन्हें बोला जाता था। राजा भोज की बात करते हैं दोस्तों। राजा भोज परमार वंश के 90 राजा थे दोस्तों। सबसे प्रतापी राजा रहे हैं परमार वंश के राजा भोज। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धार नगरी को बनाया था दोस्तों, है ना। परमार वंश के लोगों ने परमार वंश की राजधानी धार नगरी को बनाया था, लेकिन भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन स्थानांतरित किया था दोस्तों, याद रखना है ना। इतना याद रखना है। इसका है राम रागण सूत्रधार राजा भोज की प्रसिद्ध रचना है। सरस्वती कंठाभरण ये 2 इंपॉर्टेंट है, राम रागण सूत्रधार और सरस्वती कंठाभरण राजा भोज की। दोस्तों इसको याद रखना है। राजा भोज के बारे में उधर मैंने ढंग से पढ़ा चुका हूं, इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। कालिदास की बात करेंगे। कालिदास 1वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाट्यकार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचना की, और इनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल्य तत्व निरूपित हैं दोस्तों। कालिदास की रचना इंपॉर्टेंट है, ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार में ऋतु के बारे में बताया गया, इन्होंने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। और मेघदूत यानी बादल के माध्यम से जो दूत पहुंचाया गया था, मेघदूत के बारे में मैंने बता चुका हूं अच्छे से, प्रीवियस लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें। कालिदास की कई सारी 7 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, सातों की सातों संस्कृत में है दोस्तों, है ना। तो मैंने यहां पे सिर्फ 2 बता रहा हूं इंपॉर्टेंट वाली, ऋतुसंहार और मेघदूत। फिर भी चलो पूरी बता देता हूं, पूरी बता ही देता हूं ना, आप क्या है कि नहीं। तो इनकी 2 महाकाव्य है, एक तो रघुवंश और कुम्हार संभव। नाटक 3 है, अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविका मित्रम। खंड काव्य 2 है, ऋतुसंहार और मेघदूत, ये दोनों खंड काव्य है दोस्तों। भूषण की बात करते हैं, भूषण कवि, भूषण की बात करते हैं दोस्तों।
तो भूषण, महाकवि भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक है। रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक है। अन्य 2 कवि जैसे बिहारी और बिहारी हैं, अन्य 2 कवि और बिहारी हैं। श्रृंगार रस में रचना करते थे दोस्तों, ये ज्यादातर इनकी रचना श्रृंगार रस में रही है ना। वीर रस में प्रमुखता रचना ने भूषण में अपने सबसे अधिक साबित किए, तो इनने श्रृंगार रस और वीर रस दोनों में रचना की है। भूषण की उपाधि उन्होंने चित्रकूट के महाराज हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने प्रदान की थी दोस्तों। इनको क्या भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो भूषण की उपाधि ने चित्रकूट के राजा क्या नाम था उनका? हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने प्रदान की थी। हृदय राम के पुत्र रुद्र शाह ने प्रदान की थी दोस्तों। चित्रकूट के थे राजा वो। तो भूषण की 2 कविता इंपॉर्टेंट है, रचनाएं इंपॉर्टेंट है। एक तो शिवा भवानी और छात्रसाल दशक। महाराजा छात्रसाल का जीवन लिखे इन्होंने इसमें, तो ये शिवा भवानी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है किसकी है? भूषण की है। और छात्रसाल दशक किसकी है? पूछेगा, भूषण की है, याद रखना है। बात करेंगे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये हिंदी कवि, पत्रकार एवं एक बहुत अच्छे वक्ता थे दोस्तों। वक्ता यानी बोलने का इनको बहुत अच्छा यानी वक्ता थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे दोस्तों। ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक में से एक थे और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक इंपॉर्टेंट है मेरी 51 कविता। इनकी रचना है मेरी 51 कविता। किसकी है? पूछा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली थी जो मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन जब इसके प्रीवियस लेक्चर में ये सब बताया था, जब डिटेल में बताया, उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। अब कौन सा बॉक्स छूट गया है? अब ये वाला बॉक्स छूटा है, इसको देखेंगे। साहित्यकारों के उपनाम व उनका वास्तविक नाम भी है कुछ कुछ, तो उनको अपन देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता था दोस्तों, मैंने बता चुका हूं। एक भारतीय आत्मा बोलते थे माखनलाल चतुर्वेदी जी को, याद रखना है। बाल कवि बैरागी की बात करेंगे। हिंदी कवि और लेखक आदरणीय बाल कवि बैरागी जी का जन्म हुआ था कहाँ? मंदसौर में। अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मंदसौर में हुआ था दोस्तों, है ना। और बैरागी जी ने विक्रम विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था। इनकी मृत्यु हुई बाद में, कब? 2018 में। बाल कवि बैरागी जी का नाम था नंदराम दास। इनका वास्तविक नाम था नंदराम दास। बाल कवि बैरागी जी का वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, नंदराम दास, याद रखना है। बात करेंगे अपन दोस्तों कवि प्रदीप की। कवि प्रदीप भारतीय कवि और गीतकार थे। देशभक्ति गीत जो है, गीत ए मेरे वतन के लोगों की रचना इन्होंने ही की है दोस्तों। वो गीत आपने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में ये गीत लिखा था दोस्तों। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में यह गीत लिखा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, है ना। कवि प्रदीप जी उसके लेखक रहे हैं और गाई थी दोस्तों लता मंगेशकर जी ने। तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी इनका वास्तविक नाम था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रामचंद्र द्विवेदी कवि प्रदीप का वास्तविक नाम था। मुल्ला रामू जी की बात करेंगे तो दोस्तों कैसा दोस्तों सुनो, मुल्ला रामू जी जो है इनको गुलाबी उर्दू के जनक के रूप में जाना जाता था। गुलाबी उर्दू के जनक कहे जाते थे, है ना। भोपाल में हुआ था मुल्ला रामू जी का जन्म। इन्हें गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। लाठी और भैंस इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद बात करेंगे अपन भूषण के बारे में तो अब भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। भूषण इनका उपनाम जटाशंकर था दोस्तों। इनका उपनाम या वास्तविक नाम जटाशंकर था। इनका जन्म कानपुर के निकट हुआ था और घनश्याम तिवारी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन्हें घनश्याम तिवारी भी बोलते थे, जटाशंकर और घनश्याम तिवारी, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम तिवारी और जटाशंकर भूषण का नाम था, याद रखना है। बात करेंगे भवभूति की तो दोस्तों भवभूति को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। भारत का मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था और इन्हें भारतीय मिल्टन कहते थे। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, इनका वास्तविक नाम श्रीकंठ था। बाण भट्ट की बात करेंगे दोस्तों। बाण भट्ट के बारे में भी मैंने बता चुका हूं। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, है ना। इन्हें हर्षवर्धन ने इन्हें चक्रवर्ती की उपाधि दी थी और इनका वास्तविक नाम था बनाबत्ता। बनाबत्ता पूछा गया दोस्तों, याद आ गया, एक एग्जाम में पूछा था।
बना बत्ता किसका नाम है करके पूछा था, बाण भट्ट का नाम, बा से बना बत्ता, बा से बाण भट्ट याद रखें। और वनांचल केसरी के नाम से जाने जाते थे, है ना। ये बाण भट्ट का प्राकृतिक चित्रण बहुत ही मनोहर था, इसलिए उन्हें साहित्यिक के वनांचल केसरी कहा जाता था दोस्तों। अमृतलाल बेगड़ इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एक बार, अमृतलाल बेगड़। तो अमृतलाल बेगड़ गुजराती भाषा के तथा हिंदी भाषा के विख्यात साहित्यकार, साथ ही ये जाने माने पत्रकार भी रहे हैं दोस्तों। एक बार क्वेश्चन आया था अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है, तो ये पत्रकार रहे हैं, याद रखना है। ये सॉरी पत्रकार नहीं, चित्रकार, सॉरी यार, चित्रकार भी थे, है ना। तो अमृतलाल बेगड़ गुजराती भाषा और हिंदी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, साथ ही ये जाने माने चित्रकार भी थे। इनके द्वारा रचित एक यात्रा है जिसमें लिखा हुआ है, एक वर्णन किया गया है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। सौंदर्य की नदी नर्मदा इन्होंने लिखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है, नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम है सौंदर्य की नदी नर्मदा, जिसके लिए उन्हें 2004 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सौंदर्य की नदी नर्मदा। सिंगा जी की बात करेंगे तो संत सिंगा जी के बारे में मैंने बता चुका हूँ। संत सिंगा जी, इन्हें निमाड़ का कबीर कहते थे, निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे और निमाड़ का कबीर के रूप में संत सिंगा जी महाराज जी को जाना जाता है, निमाड़ का कबीर। आगे बात करेंगे साहित्यकार और उनसे संबंधित जिले दोस्तों। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म होशंगाबाद के बबई में हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इनकी कर्मस्थली खंडवा रही है दोस्तों, है ना। हरिशंकर परसाई जी का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, याद रखना है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद में हुआ था, याद रखना है। बाल कवि बैरागी का जन्म नीमच में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। शरद जोशी जी उज्जैन के थे, उज्जैन में जन्म हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के निहालपुर में हुआ था, निहालपुर में हुआ था। और शादी होके आई थी कहाँ, जबलपुर, यानी इनकी कर्मस्थली जबलपुर रही है दोस्तों, इनकी कर्मस्थली जबलपुर रही है। शादी होके आई थी खंडवा, शादी होके कहाँ आई थी, खंडवा आई थी। शादी होके आई थी कहाँ, खंडवा आई थी दोस्तों, ये है ना। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है शादी होके कहाँ आई थी, खंडवा आई थी, याद रखना है। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था, खंडवा आई थी शादी होके, है ना। आगे बात करेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। मुल्ला रामू जी का जन्म हुआ था भोपाल में। अशोक वाजपेयी इंपॉर्टेंट है, अशोक वाजपेयी समकालीन हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वाजपेयी जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व अधिकारी भी रहे हैं। जो अशोक वाजपेयी है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व अधिकारी भी रहे हैं, परंतु कवि के रूप में इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि अधिक है इनकी कवि के रूप में। इनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, याद रखना है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था इनका जन्म। तो अशोक वाजपेयी कौन थे करके क्वेश्चन आ सकता है, साहित्यकार थे, याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं, अब क्या बचता है, ये समारोह तो मैंने पढ़ा दिया, इसको देख लेना, है ना। और उसके बाद अब बात करते हैं ये साहित्यिक कला से जुड़ी हुई संस्थाएं स्थित है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, तो उसको देखेंगे। अगला है रविंद्र भवन, कहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। रविंद्र भवन कहाँ पर है, ये भोपाल में है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन की स्थापना 1884 को की गई थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। तो यहाँ पे कला संस्कृति की एक ऐसी धरोहर के रूप में रूबरू किया जाता है, बनाया गया भोपाल में, जहाँ सांस्कृतिक विकास को नज़दीक से न सिर्फ बल्कि देखा जा सकता है, बल्कि महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। भोपाल शहर में सदैव सांस्कृतिक समरसता और परंपरा को बनाए रखने के लिए रविंद्र भवन में सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलाप किए गए हैं दोस्तों, है ना, समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश कला परिषद की। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, याद रखना है, ये पूछा जाता है कब हुई थी, 52 में की गई थी। कला परिषद का मुख्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न कला रूप का संरक्षण करना है, विभिन्न कला रूपों का संरक्षण करना है और राज्य के युवाओं
को नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहन देना और प्रेरित करना है। इसके द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग के 3 दिवसीय संभागीय उत्सव आयोजित भी किए जाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पे है? भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में संगीत, नाट्य, नाटक, ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना है। इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद की बात करेंगे दोस्तों, तो मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण हेतु नए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्यिक सम्मेलन और परिचर्चा गोष्ठियों का आयोजन करना इसका कार्य है दोस्तों, इसका कार्य है। तो ये देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन व संरक्षण के लिए नए रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्यिक का प्रकाशन इत्यादि करना इनका काम है। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। भोपाल में 1994 में हुई थी स्थापना, 54 में हुई थी स्थापना। अगला है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी दोस्तों। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में है, जुलाई 1969 में हुई थी इसकी स्थापना, है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी स्थापित की गई थी। संस्था का दायित्व केंद्र परिवर्तक योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय की 25 विषयों की पाठ्य पुस्तक के साहित्य को हिंदी में प्रकाशित कर उपलब्ध कराना है दोस्तों, उपलब्ध कराना है। अकादमी द्वारा अब तक विभिन्न वर्षों में सैकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का अपना स्वयं का प्रकाशित भवन है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा छात्र छात्राओं के लिए ना लाभ ना हानि के सिद्धांत पर पुस्तक सुलभ कराई जाती है ना। बस इतना याद रखना है अपने को, यहाँ से परीक्षा के हिसाब से इतना है। बाकी चीज़ों मैंने यहाँ पे बता दिया दोस्तों। सामग्री उपलब्ध कराना, 25 विषयों की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य सामग्री उपलब्ध कराना इसका काम है। अगला है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी सन 1976 में स्थापित किया गया था। इस एकेडमी का कार्य मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु अजीबों और मुशायरों करने वाली साहित्यिक संस्था, किताबों की छपाई और उर्दू पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता देना इसका काम है, आदि इसके काम है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है जो मैंने बोल बाल के बता दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ है? भोपाल में 1976 में हुई थी स्थापना। उर्दू साहित्यिक व संगोष्ठी को प्रोत्साहन देना इसका काम है। अगला है कालिदास अकादमी दोस्तों। कालिदास अकादमी उज्जैन में है दोस्तों। कालिदास अकादमी की स्थापना 1977 में की गई थी। 77 ऑप्शन आया है एक बार पेपर में, 77 में की गई थी, याद रखना है। तो समझ में आ गया। कालिदास अकादमी 1977। कालिदास तथा सांस्कृतिक की गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन करना इसका काम है दोस्तों, इस अकादमी का काम है। कालिदास का जन्म भी उज्जैन में हुआ था। कालिदास समारोह का आयोजन भी उज्जैन में होता है। कालिदास की समाधि भी उज्जैन में है और कालिदास अकादमी भी उज्जैन में ही है। भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है दोस्तों। दिल्ली मत समझना, भोपाल में बना हुआ है। इसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को किया गया था। उद्घाटन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उसने किया था। और भारत भवन के वास्तुकार या सूत्रधार चार्ल्स कोरिया थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चार्ल्स कोरिया थे, याद रखना है। हाँ, चार्ल्स कोरिया थे। यह श्यामला हिल पर स्थित है दोस्तों, जो श्यामला की पहाड़ी है वहाँ पे स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। यहाँ पे कला सांस्कृतिक का केंद्र और संग्रहालय भी है दोस्तों। यहाँ पे विविध कला और सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय भी है भारत भवन में, है ना। कविताओं का पुस्तकालय आदि चीज़ यहाँ पे शामिल है। सब बड़ा हुआ है, बड़े तालाब के निकट है। सूत्रधार चार्ल्स कोरिया थे। अगला है मध्य प्रदेश सिंधी साहित्यिक अकादमी कहाँ पे? भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी साहित्यिक अकादमी दोस्तों। सिंधी साहित्यिक अकादमी का गठन सिंधी साहित्य, कला, संस्कृति और भाषा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से किया गया था। अकादमी का प्रयास सिंधी समाज के सभी वर्गों को सिंधी संस्कृति एवं साहित्य का प्रचार कर उसका विकास करना था। इसी क्रम में अकादमी सिंधी साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष भर अनेक साहित्यिक आयोजन संपन्न कराती है, जिसमें यहाँ पे और पांडुलिपि प्रकाशित की जाती है और कई सारी पांडुलिपि और पुस्तकें रखी हुई है। बस काम खत्म। तो समझ में आ गया। सिंधी साहित्यिक अकादमी भोपाल में 1983 में हुई थी स्थापना दोस्तों, है ना। हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी व मंच पर कविता, कहानी पाठ इत्यादि करना इसका काम है, याद रखना है। सिंधी साहित्यिक अकादमी 1983।
बात करेंगे संस्कृत अकादमी, ये भोपाल में है, 1985 में हुई थी स्थापना। सांस्कृतिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अकादमी व्याख्यान, परिचर्चा, समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार का आयोजन करती रहती है दोस्तों, है ना, करती रहती है। तो संस्कृत अकादमी राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कालिदास अकादमी, संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से चल रही है दोस्तों। कालिदास अकादमी और संस्कृत अकादमी, ये दोनों अकादमी जो है मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से चल रही है। इतना याद रखना, काम खत्म, है ना। अपने सांस्कृतिक साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी है, सॉरी सांस्कृतिक नहीं है, संस्कृत है ना। जैसे हिंदी उर्दू वाली है ना, वैसी संस्कृत है। तो संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, है ना, संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत। बात करेंगे मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तुलसी अकादमी, इसका मुख्य उद्देश्य तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना है। तुलसी साहित्य, मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी कहाँ पे है? 1987 में हुई थी स्थापना। 1987 में हुई थी स्थापना। संस्था की गतिविधियों में संस्कार अभियान, मंगलचरण, लोक मंगल, जनरंजन, लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे एवं पांडुलिपियों का संरक्षण करना इसका काम है। संरक्षण किया गया है यहाँ पे दोस्तों, है ना, तुलसी अकादमी में संरक्षण किया गया है। भोजपुरी साहित्यिक अकादमी भोपाल में है दोस्तों। भोजपुरी साहित्यिक अकादमी भोपाल में है, 2013 में हुई थी स्थापना, है ना। तो ये काय के लिए की गई थी? तो इसके अंतर्गत भोजपुरी साहित्यिक अकादमी का गठन किया गया था मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा, है ना। भोजपुरी साहित्यिक अकादमी का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रदेश में, देश और विश्व में निवासरत भोजपुरी साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला एवं नाटक आदि के संचालिक लोक परंपरा और समकालीन संरचनात्मक और आयामों को शीर्षता और स्थिरता प्रदान किया जाए, यानी भोजपुरी साहित्यिक संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से की गई थी भोजपुरी साहित्यिक अकादमी की स्थापना 2013 में। देखो, भोजपुरी भाषा के विकास हेतु अकादमी का गठन किया गया था, याद रखना है, काम खत्म। अगला बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश में सृजन पीठों को देख लेते हैं। तो सृजन पीठ क्या होते हैं? सबसे पहले तो जानकारी के लिए आपको पता होना, सृजन पीठ बच्चों को बताने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, सृजन पीठ स्थापित किए जाते हैं जिसमें आने वाली जनरेशन को उनके बारे में, सांस्कृतिक के बारे में बता सके और शोध कर सके, इससे रिलेटेड है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के नाम पर सृजन पीठ बनाया गया, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है दोस्तों परीक्षा में अपने को कि निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में है। या कहाँ पर है ऐसा पूछा जा सकता है, तो भोपाल में है, याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी के नाम पर रखा गया है प्रेमचंद्र सृजन पीठ, ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है दोस्तों। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी के नाम पर सृजन पीठ बनाया गया है, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है, ये याद रखना है। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये जबलपुर में है दोस्तों, है ना। जबलपुर कर्मभूमि थी कि नहीं उनकी, कर्मस्थली, जबलपुर में बनाया गया है। तुलसी सृजन पीठ, तुलसी से तुलसीदास से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी दोस्तों तो आप आराम से चित्रकूट लगा सकते हैं। चित्रकूट आता है सतना में, है ना। तो समझ में आ गया, तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में है। गांधी ग्राम उद्योग विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, निराला सृजन पीठ कहाँ पर है? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ पर है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। मुक्तिभोज सृजन पीठ कहाँ पर है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है? जबलपुर में है। तुलसी सृजन पीठ कहाँ है? चित्रकूट में है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, मैं ट्रिक व्रिक नहीं बता रहा हूँ। और बिना ट्रिक के याद रखो दोस्तों, हैं, बिना ट्रिक के याद रखो। बड़ी बड़ी चीज़ें याद हो जाती है तो ये छोटी मोटी चीज़ क्या चीज़ है कि नहीं? तो समझ में आ गया, बस इतना याद रखना है। और दोस्तों, इनके सन परीक्षा में आते हैं इसलिए याद रखना है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। कला परिषद 52 है ना। उसके 2 साल बाद साहित्यिक परिषद है, ये 2 याद हो जाएंगे तुमको। उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकेडमी भी याद हो जाएगी। हिंदी ना से 9, कौन सा 9? 69, है ना, हिंदी। अगला है उर्दू। उर्दू के लिए 700 ये याद होगा आपको, 786। तो देखो, उर्दू के लिए ये वाले को हटाना है बस, 8 को, तो ये से और ये हो जाएगा, तो उर्दू वाली भी याद हो जाएगी। कालिदास 7 से 77, आखिरी वाला 7 उठाओ 77 बन जाता है। 1977 में हुई थी स्थापना।
उसके बाद सिंधी है 83 और संस्कृत है 85, है ना, तुलसी है 87, है ना, और भोजपुरी है 2013। खत्म। इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रिक से याद रखें, अच्छे से याद रखें। धन्यवाद।